हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है। देखो, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था कि जब भी सैंपल स्पेस की पार्टीशन बनेगी तो हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास पार्टीशन के साथ साथ कंडीशन भी आ जाए, पार्टीशन के साथ साथ कंडीशन भी आ जाए, तब हम यूज करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है। अब इसमें सैंपल स्पेस की जो हमारे पास पार्टीशनिंग है वो मान लेते हैं से ये हमारे पास पार्टीशनिंग हो रही है सैंपल स्पेस की। यहाँ पे E1 आ गया, यहाँ पे E2, यहाँ पे E3, E4 एंड सोन अप टू En। तो हमारे पास ये सारी पार्टीशन है E1, E2, E3 एंड सोन अप टू En। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो EI अंडर द गिवन कंडीशन A, मतलब हमें किसी भी इन पार्टीशन में से किसी एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन A। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो, इसका जो फार्मूला है ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ये हमने जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी शुरू करी तब उसमें करा था। ठीक है। उसमें हमने क्या करा था, इसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है। अब इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में लॉ इसमें जब हमने प्रोडक्ट लॉ किया था, मतलब उसमें जब हमने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया था तो उसमें हमने इसका फार्मूला डिफाइन करा था। ये क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट अंडर द कंडीशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट अंडर द कंडीशन फर्स्ट हैज अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसका फार्मूला हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में किया था। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 एंड सोन अप टू लास्ट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन En। तो ये फार्मूला हमारे पास है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। तो हमारा जो बेस थ्योरम का फार्मूला है वो ये बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। देखो, इसका फार्मूला को याद कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A, तो ऊपर तो देखो उल्टा कर दो, A ऊपर EI नीचे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू EI और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो यानी कि पार्टीशन प्लस कंडीशन तब हमेशा यूज करेंगे बेस थ्योरम। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ए बैग 1 contains 2 white and 3 red balls, bag 2 contains 4 white and 5 red balls, one ball is drawn at random from one of the bag and found to be red, find the probability that it was drawn from the bag 2। तो जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी उसकी वो इवेंट है, और जो कंडीशन है हमारे पास एंड फाउंड टू बी रेड, ये हमारी कंडीशन है, यानी कि A इसको मानेंगे। तो सबसे पहले तो पार्टीशन बनाते हैं सैंपल स्पेस की। अब देखो, हमारे पास जब हमने बॉल निकालनी है, या तो हम बैग 1 में से बॉल निकालेंगे या बैग 2 में से बॉल निकालेंगे, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो दो ही पार्टीशन बनेगी। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ठीक है, या फिर ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। और ए इवेंट जो हमने बॉल निकाली वो कैसी आई, रेड, क्योंकि ये हमारी कंडीशन होगी, बॉल ड्रॉन, अ बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, इज फाउंड टू बी रेड। ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको अंडर द कंडीशन A। तो बेस थ्योरम का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, उल्टा कर दो, A गिवन E2, नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो E1 की E2 की प्रोबेबिलिटी और E1 की प्रोबेबिलिटी दोनों की हाफ हाफ होगी, क्योंकि या तो बैक 1 सेलेक्ट होगा या बैक 2 सेलेक्ट होगा, तो दोनों के ऑप्शन, दोनों के चांसेस इक्वल है, तो 1/2। अच्छा, इसके बाद ए गिवन E2। ए गिवन E2 का मतलब क्या है, पहले हम डाटा लिख लेते हैं अपना 1 और 2 में। 1 में हमारे पास 2 वाइट और 3 रेड है, और बैक 2 में हमारे पास 4 वाइट और 5 रेड है। तो ए गिवन E2 का मतलब क्या है कि हमने बैक 2 सेलेक्ट कर लिया है, उसमें से ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि बैग 2 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ये मतलब है ए गिवन E2 का। तो बैग 2 मतलब ये रहा हमारे पास बैग 2, इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल रेड 5 है और टोटल बॉल्स कितनी है, 4 और 5 9। नीचे आएगा देखो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2। ए गिवन E1 का मतलब है कि अगर हमने बैग 1 सेलेक्ट कर लिया तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बैग 1 में रेड बॉल कितनी है 3 और टोटल बॉल कितनी है 5, प्लस ये सारी तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये ऊपर से उतार लो 1/2 इंटू 5/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके बाद देखो इसमें ये जो है 1/2 तो कट जाएगा, जब मैं 1/2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो ऊपर क्या बचेगा 5/9, नीचे बनेगा 3/5 प्लस 5/9। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम नीचे वाले का 5/9, 45 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 27 प्लस और ये हो जाएगा 25। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका ये बनेगा 5/9, इसको उल्टा कर देते हैं, ऊपर 45 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 27 और 25 52। तो ये कटा, तो आंसर आ गया 25/52। ये आंसर है, आंसर इज 25/52। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एन अर्न कंटेन्स 1 वाइट एंड एन अर्न ए कंटेन्स 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स एंड अर्न बी कंटेन्स। तो पहले ये डाटा सारा लिख लेते हैं। ए और बी हमारे पास है, ये अर्न ए और ये हमारे पास अर्न बी। ठीक है, तो अर्न ए में हमारे पास क्या है, 1 वाइट और 6 रेड, और बी में हमारे पास क्या है 4 वाइट और 3 रेड। 1 ball is drawn at random from one of the urns and is found to be white. Find the probability that it was drawn from the urn A. तो जो हमने 1 बॉल निकाली या तो अर्न ए में से निकालेंगे अर्न 2 में से, तो पार्टीशन हमारे पास बनेगी E1 E2, और ए जो है कंडीशन हमारे पास E1 मतलब अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए, और E2 मतलब अर्न बी से निकाली गई है, और ए कंडीशन ये बी से। ए कंडीशन है हमारे पास, तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ये आएगी। देखो जो बॉल हमने निकाली वो कैसी निकली, वाइट निकली। A drawn ball is found to be white. ठीक है, तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डाउन फ्रॉम द अर्न ए, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन ए। तो फार्मूला बेस थ्योरम का प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, और नीचे वो सारी चीज़ आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो पुट कर देते हैं E1 E2 की प्रोबेबिलिटी दोनों की हाफ हाफ, क्योंकि या तो अर्न ए सेलेक्ट होगा या 2 सेलेक्ट होगा, दोनों के चांसेस इक्वल है 1/2। अब अर्न ए अगर सेलेक्ट कर लिया, ए गिवन E1 का मतलब क्या है, अगर हमने अर्न ए सेलेक्ट कर लिया तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट बॉल निकलेगी। तो अर्न ए में टोटल वाइट कितनी है 1, और टोटल बॉल्स कितनी है 1 और 6 7, तो 1/7 हो जाएगा। नीचे 1/2 इसकी भी, और यहाँ पे तो ये सेम ही आएगा 1/7 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2
E2 ए गिवन E2 का मतलब है अगर हमने अर्न बी सेलेक्ट किया तो उसमें से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। तो वाइट बॉल अर्न बी में कितनी है 4, और टोटल बॉल कितनी है 4 और 3 7। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 14 और ये नीचे भी 14 तो कट जाएगा सारा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा 1 + 4, यानी कि आंसर आ गया 1/5। नेक्स्ट करते हैं। 3 अर्न्स कंटेन्स 3 रेड 3 ब्लैक, 3 रेड 2 ब्लैक, 4 रेड 1 ब्लैक। तो ये हमें 3 अर्न्स दे रखे हैं इसके बाद 1 2 एंड 3। तो सबका लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। 1 में 2 रेड और 3 ब्लैक है। अर्न 2 में हमारे पास क्या है 2 ब्लैक 4 रेड है, और अर्न 3 में हमारे पास 4 रेड एंड 1 ब्लैक। ठीक है। अर्न 3 अर्न हमारे पास 2 रेड 2 रेड 3 ब्लैक है अर्न 1 में, और हमारे पास अर्न 2 में 3 रेड 2 ब्लैक 3। ये डाटा इसको ठीक कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 में हमारे पास 3 रेड और 2 ब्लैक है। ठीक है। और अर्न 3 में हमारे पास 4 रेड 1 ब्लैक है। तो वन ऑफ द अर्न्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन। इफ द बॉल इज ड्रॉन इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड अर्न। तो इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड ए, ये हमारी कंडीशंस होगी। और इसके बाद पार्टीशंस हमारे पास, क्योंकि जो हमने बॉल निकाली या तो अर्न ए से निकलेगी या बी से या सी से, तो हमारे पास 3 पार्टीशन बनेगी। इसमें क्या लिखेंगे, अ बॉल इज ड्रॉन, a ball is drawn from urn A, a ball is drawn from urn B, a ball is drawn from urn C। और A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है कि the ball drawn is, a ball drawn is red, a ball drawn is red। तो फार्मूला लगाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड अर्न, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन A। तो फार्मूला E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, और नीचे वो सारा लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो सबसे पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी, क्यों तो इसके बाद इसकी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। A गिवन E2 का मतलब है कि अगर हमने बैग अर्न 2 सेलेक्ट करा तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल इसमें कितनी है अर्न 2 में, देखो 3, और टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 5। नीचे 1/3 इंटू A गिवन E1 का मतलब अगर हमने अर्न 1 सेलेक्ट किया तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अर्न 1 में रेड बॉल कितनी है 2, टोटल बॉल कितनी है 5, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये तो 3/5 सेम रहेगा, प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी 1/3। A गिवन E3 का मतलब अगर हमने अर्न 3 सेलेक्ट किया तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल कितनी है 4, और टोटल बॉल कितनी है 5। तो यहाँ से देखो 15 आ रहा है नोमिनेटर में, यहाँ पे नीचे देखो 15 और यहाँ भी नीचे 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर 3, नीचे 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ऊपर आया 3, नीचे आएगा 9, तो आंसर आ गया 1/3। दिस इज द आंसर।